बनारस की सिर्फ एक तस्वीर खींची हो और वो आपकी आखिरी तस्वीर हो तो वो कौन सी होगी? काशी नगरी जो आज है वो एक समय में सिर्फ 3 पर्वतों की श्रृंखला थी। इन तीनों पहाड़ों को 2 नदियां डिवाइड करती थी, मंदाकिनी और गोदावरी। जो गोदावरी नदी थी आज वहां दूसरी तरफ मंदाकिनी नदी थी, जहां काशी को भी 3 खंडों में बांटा गया, केदारेश्वर, विशेश्वर और बनारस तो वैसे हर वक्त ही सुंदर है, बट व्हाट्स योर फेवरेट टाइम टू शूट? जब फॉग होते हैं तो पूरी सिटी। काशी अकेला ऐसा शहर है जहां 24 घंटे जागृत शमशान होने के बाद भी यहाँ मृत्यु एक उत्सव है। मॉर्निंग आरती कैप्चर करना या इवनिंग आरती? काशी एक ऐसी नगरी है जिस ऋषि, साधु, संत आए, और ये एक ऐसा नगर है जो कि कहते हैं कि भगवान शिव और विष्णु की सब बनारस। आज हमारे साथ फोटोग्राफी के माहिर और एक बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट अनीश खत्री जी हमारे साथ आज हैं। इन्होंने BHU से फाइन आर्ट्स की डिग्री ली है, जिसमें ये गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, और बनारस को कैप्चर करते हुए इट्स बीन अ डेकेड एंड ही हैज कलेक्टेड about 10 lakh or more photos representing Banaras as timeless beauty and elegance in his captures. His work has been showcased in India and abroad and has been applauded and appreciated. Really excited to delve into his journey so far and how it. Welcome, Dashosha. So please, we'd like to know your journey so far और कैसे आप बनारस में रहते हुए आपने अपनी पैशन परस्यू की, एज अ प्रोफेशन भी परस्यू किया। राइट। एक्चुअली मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं काशी में हूँ, और ये वाकई तीनों लोक से न्यारी नगरी जो कहा जाता है, वो जिसने भी काशी के इस मूल को, इस सोल को समझा, वही इसकी उस डिवाइन फीलिंग को ग्रैस्प कर सकता है। तो वो ये बहुत अलग एक व्यू है, एक अलग नज़रिया है इस शहर को देखने का। कहते हैं कि इस शहर को देखने के लिए दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण चाहिए। तो वो जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं एक साइंस ग्रेजुएट हूँ, मैंने BSc किया हुआ है और उसके बाद फाइन आर्ट्स किया। तो उस समय तो कुछ ऐसी सिचुएशंस थी हम लोग के, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था 90s में, कि उसके बाद ही हम लोग IT PMT के लिए अटेम्प्ट करते थे। आज तो छोटे बच्चे ही फाउंडेशन क्लासेस में चले जाते हैं, बट अर्ली 90s में ऐसा था कि मैं अपने इंटरमीडिएट में पूरे स्कूल में टॉप किया, तो फैमिली को था कि मेडिकल लाइन में जाना है। मेरी थोड़ी सी ड्राइंग वाइंग ठीक ठाक थी, तो इस कारण मैं बायो से कर रहा था, बट मेरा इंटरेस्ट आर्ट की तरफ ज़्यादा, रुझान ज़्यादा था। और जब मैं क्लास 11th में था तो मैं ऐसे कैरिकेचर्स, कार्टून्स बनाता था। तो एक दिन क्लास के बाद मुझे लगा कि इसको न्यूज़पेपर्स में कार्टून्स देखता था। उस समय जगत शर्मा जी काशी के एक बहुत ही कह सकते हैं महान कार्टूनिस्ट, उनके आज पेपर में कार्टून आते थे। तो मुझे लगा कि ये चल के न्यूज़पेपर में प्रिंट कराते हैं। तो जो उस समय हम लोग को जो भी पॉकेट मनीज़ मिलती थी वो उनको मैं कलेक्ट करके, शाम का अखबार था गांधी, तो मैं वहाँ अपने कुछ कार्टून्स, इलस्ट्रेशन लेके गया, और वहाँ सिटी डेस्क पे मैंने कहा कि मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, कितना पैसा लगेगा? तो वहाँ पर जो सिटी डेस्क पे थे उन्होंने देखा, वो मुस्कुराए, उन्होंने इसको राजीव अरोड़ा जी एडिटर थे, उनके पास भेज दिया। तो उन्होंने जब वो कार्टून्स देखे तो उन्होंने मुझे बुलाया और पूछा कि क्या ये आपने बनाया? तो मैंने कहा कि जी सर, मैंने ही बनाया है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं कोई टॉपिक दूँ तो क्या आप उस पे कुछ इलस्ट्रेट कर लेंगे? मैंने कहा मैं ट्राई करूँगा, और उस समय तो बहुत बचपन की स्थिति थी, मतलब 15 इयर्स की एज थी, 15-16 इयर्स। तो हम लोगों को कुछ फाइन आर्ट्स का कुछ टेक्निकल नहीं पता था। मैं स्केच पेन से ड्राइंग करता था। तो उन्होंने एक आर्टिकल दिया बनारस की चाय की चुस्की पर। अच्छा। तो वो ऐसा इलस्ट्रेशन होना चाहिए जिसमें कि वो एक्सप्रेशन आए कि जब हम एक बनारसी चाय कुल्हड़ पे पीते हैं, तो क्या एक अंदर से ताजगी और एक जी, फीलिंग जी। होती है।
तो वो जो मैंने वहीं बैठ के इलस्ट्रेशन किया और वो मेरा पहला इलस्ट्रेशन था जो ऑफ़िशियली पब्लिश हुआ। उसके बाद ये 10 मंथ्स में हज़ारों कार्टून इलस्ट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट मैगज़ीन्स में, न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए और मुझे ये समझ में आया कि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरे दिल के ज़्यादा करीब है। तो उस समय ये 88 की बात है। तो फिर उसके बाद फिर चूँकि इंटरमीडिएट हुआ, फिर मैं बीएससी में आ गया बट वहाँ पे भी प्रैक्टिकल क्लासेस के बाद मैं प्रेस आ जाता था और अपना वो कंटिन्यू रखा। और जब मैं वहीं पे मुझे पता चला कि मैं पहले सोचता था कि फाइन आर्ट्स मतलब जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स के इवनिंग क्लासेस होते हैं, वैसे वहाँ पे पेंटिंग के क्लासेस होते होंगे। लेकिन वहाँ पता चला कि नहीं, वो भी एक इतना बड़ा सब्जेक्ट्स है, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और हमारा जो पार्ट है उसमें पेंटिंग्स, एप्लाइड स्कल्पचर, ऐसे पॉटरी, ये सारे बहुत अलग-अलग सेगमेंट्स हैं। तो मैंने घर में बिना बताए यहाँ का एनरोल कर लिया। हाँ, इंटरेस्ट दिया। इंटरेस्ट भी फाइन आर्ट्स का डिफरेंट होता है। उसमें 2 डेज़ के एग्ज़ामिनेशन होते हैं, 3 डिफरेंट एग्ज़ामिनेशंस होते हैं। तो अब ईश्वर को जो भी था मंज़ूर, मैं फर्स्ट लिस्ट में आ गया और फिर मैंने यहाँ जॉइन कर लिया। तो जब मैं फाइन आर्ट्स में गया तो आर्टिस्ट जो होते हैं ना, वो बहुत इमोशनल होते हैं। वो अपने इमोशंस पे काम करते हैं और उसी को शेप देने की कोशिश करते हैं। और जो साइंस से जुड़े जो भी हैं, वो थोड़े-से लॉजिकल होते हैं। वो हर चीज़ में उसका इफ बट करते हैं या उसका रीज़न्स सर्च करते हैं। तो ये जो साइंस और आर्ट का ब्लेंड था, ये मुझे लगा, आज लगता है कि ये शायद बहुत प्लान वे में जो भी अ, ऊपर वाले बैठे हैं, उन्होंने बहुत प्लान वे में अ, मुझे तैयार कराया। और जब मैं वहाँ गया तो मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और ऐसे-ऐसे वहाँ पे काम किए जो आज तक भी लोग उस डायरेक्शन में नहीं करते हैं और मैंने ओवर ऑल टॉप किया वहाँ पर। अल जब मैं 93-94 में था, उस समय नया-नया डीटीपी आया था, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो हम लोग के यहाँ जब हम लोग को कुछ सेशनल्स मिलते थे, हमारे वर्क्स मिलते थे, तो उसके लिए हम लोग को जैसे पोस्टर के लिए हेडिंग्स और उसके लिए हम लोग को डीटीपी सेंटर्स जाना होता था। हम लोग अपने बताते थे कि ये टाइटल है, हमको ऐसे फ़ॉन्ट में चाहिए। और जब पोस्टर्स तो बड़े होते थे, तो उस समय नई-नई मशीन आई थी कॉपी की, ज़ेरॉक्स कॉपी की, जो जो इनलार्ज कर देती थी। तो वो भी बड़ा ही एक्साइटमेंट था हम लोग के लिए, नई-नई टेक्नोलॉजीज़ से हम लोग जुड़ रहे थे। बट मैं जब मुझे लगता था कि मैं जैसा चाहता हूँ, वो दे नहीं पा रहे हैं। तो फिर मैंने एक पीएमआरवाई उस समय स्कीम का पता चला कि प्रधानमंत्री रोज़गार योजना है, उससे एक लोन लेकर मैंने अपना कंप्यूटर लिया और मैं खुद से वर्क करने लगा। ये किस साल की बात? ये 93-94 की बात। अच्छा। तो मुझे लगा कि जैसे मैं तो एप्लाइड आर्टिस्ट हूँ और एक एप्लाइड आर्टिस्ट जो भी कमर्शियल वर्क करते हैं हम लोग, जिसमें कि जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको चीज़ों को शेप देना होता है। लेकिन साथ में मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ जिसकी अपनी भी इमेजिनेशन है, करेक्ट। थिंकिंग है। तो मुझे लगा कि जब हम इस कंप्यूटर से उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्क कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं अपने इमेजिनेशन को भी एक शेप दें। जी। तो उस समय तो बहुत इनिशियल विंडोज़ 3.11 था और बहुत इनिशियल चीज़ें थी। डीटीपी के भी बहुत अ लिमिटेड सॉफ्टवेयर्स होते थे। लेकिन पेंटिंग जैसा कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं था, विंडोज़ का एक डिफ़ॉल्ट पेंट होता था। तो मैंने उसपे पेंटिंग स्टार्ट की, पेंट करना स्टार्ट किया और फिर मुझे लगा कि जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, तो जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वो तो कंप्यूटर में ही रह गया। एक आर्टिस्ट जो है वो सोसाइटी के लिए काम करता है, सोशल हमारे जो भी काम है वो सोसाइटी में आए, उसको वो रिव्यू करें, क्रिटिक करें, फिर हमको और आगे बढ़ने का एक रास्ता मिले। तो मुझे लगा कि इस तरह तो सारे मेरे वर्क तो डंप रह जाएँगे, इसको कैसे मैं कंप्यूटर ले जाकर सबको डिस्प्ले कराऊँ। जी। तो उसी समय क्या हुआ था कि पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स होते थे, उसी समय नया डेस्कजेट प्रिंटर लॉन्च किया था कंपनी ने और उसमें लिक्विड इंक होती थी। तो ऐसे ही एक दिन मुझे लगा कि जैसे हम पेपर पे प्रिंट ले रहे हैं, उसमें तो मल्टी कलर प्रिंट आ रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग हैंडमेड और ऑयल पेपर को उस ए4 साइज़ का बनाकर। कट करके
हम उसमें अपनी पेंटिंग्स को निकालें। एक जस्ट ऐसा वेग थॉट था, एक्सपेरिमेंट था, बट वो सक्सेसफुल हो गया। उसपे क्या हुआ कि लिक्विड इंक के कारण जब वो हैंडमेड पेपर पे पड़ा, तो उसका जो इंक का फ्लो था, जब वो आउटपुट आया तो कोई कह ही नहीं सकता था कि ये ब्रश स्ट्रोक नहीं है। ओह वाह! तो ये बड़ा ही मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट था इसको, मतलब जब फर्स्ट रिजल्ट निकला तो मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि लगा कि ये क्या चीज़ हो गई। और हम लोग क्या था कि जब मैं प्रेस में था तो हम लोग का एक छोटा-सा ग्रुप बन गया था, जिसमें उस समय बहुत एंटरटेनमेंट की चीज़ें नहीं होती थी। दूरदर्शन के अलावा कुछ था नहीं ऐसा एंटरटेनमेंट का। तो हम लोग लगभग हर संडे या फोर्टनाइटली मिलते थे कहीं-कहीं प्लेसेस में। तो एक बार ऐसा क्या हुआ कि मेरे ही यहाँ सबकी मीटिंग्स थी, जो भी हमारे एक ग्रुप के लोग थे। जी। तो मैं अपना वही पेंटिंग्स कुछ कर रहा था। तो एक यहाँ पे दैनिक जागरण के सिटी डेस्क के सलीम राजा जी थे। हुँ, हुँ। तो वो पहले आ गए, तो उन्होंने वो काम देखा, तो उन्होंने कहा कि ये तो मैंने ऐसा कभी देखा नहीं, ये तो कुछ अलग हो रहा है। और उन्होंने नेक्स्ट डे 6 कॉलम का एक कंप्यूटर आर्ट पे फीचर दे दिया। वाव! और कैसे, मतलब आज हम पूरे पीछे जाते हैं तो लगता है कि कैसे चीज़ें एक से एक लिंक होके आगे बढ़ी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और उस समय यहाँ पर दुर्गा कुंड पे एक एबीसी आर्ट गैलरी हुआ करती थी। तो हम अपने टीचर्स के संग हम लोग वहाँ का कैटलॉग और इस सब का प्रिंट मीडिया से रिलेटेड वर्क करते थे। तो उस समय एक वहाँ वर्कशॉप चल रही थी मिस्टर सुभाषचंद्र यादव जी की, जो कि इंडिया टुडे के सीनियर आर्ट डायरेक्टर थे और हमारे फाइन आर्ट्स की प्रोडक्ट थी। तो उनके हाथ वो पेपर आया, तो उनको लगा कि ये तो कुछ ऐसा कभी सुना नहीं, ये कंप्यूटर आर्ट क्या है? तो उन्होंने वहाँ गैलरी में पर्सन से पूछा, चूँकि हम लोग वहाँ से जुड़े थे, तो वो मुझे जानते थे। और उस समय तो लैंडलाइन फ़ोन होते थे, जी। तो उन्होंने फ़ोन किया होगा, मैं कॉलेज में होऊँगा। जब मैं शाम को आया, तो मुझे पता चला कि ऐसा-ऐसा गैलरी से फ़ोन आ रहा था। मैं गया, सुभाषचंद्र जी से मिला, तो उन्होंने पूरा उसके बारे में जानना चाहा। तो मैंने कहा कि बगल में ही मेरा स्टूडियो है, आप आइए, मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि कैसे काम कर रहा हूँ। तो मैंने उनको अपने स्टूडियो में बुलाया और उनके सामने कुछ क्रिएट किया। वो उसके उन्होंने अपने कैमरे से कुछ फ़ोटो-वोटो लिए और जब वो गए तो उन्होंने 3 पेज का इंडिया टुडे में कंप्यूटर आर्ट पे फीचर दे दिया। और मैं तो उस समय बीएफए कर रहा था, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में था। और उस समय अगर हम ललित कला एकेडमी में एग्जीबिशन करना चाहें, तो कम से कम हम एमएफए के स्टूडेंट होने जी, चाहिए थे। मतलब ये बिल्कुल। एक बेसिक था और बहुत लंबे-लंबे वहाँ पे वेटिंग होते थे, कई-कई मंथ्स के। और एक दिन मैं बैठा था तो सरप्राइज़िंगली मेरे पास ललित एकेडमी दिल्ली से एक इन्विटेशन आया गया कंप्यूटर आर्ट की एग्जीबिशन के लिए। वाओ! वंडरफुल। हुँ। और वो एक ऐसा मेरे लाइफ़ का एक ऐसा यू टर्न था कि ऐसी चीज़ें थी कि जिसको आज मैं अपने वैल्यूएबल माइलस्टोन्स में मानता हूँ लाइफ़। तो जब मैंने वहाँ गया, मैं डिस्प्ले कर रहा था, तो उस समय जो वहाँ के डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि ये बहुत अलग काम मैं देख रहा हूँ और अगर आपको कोई क्रिटिक किया, मतलब आपको क्रिटिसाइज़ किया किसी ने, तो आप समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पे हैं। क्योंकि अगर कोई इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तभी उसकी अच्छाइयाँ और कमियों पे काम करेगा, अदरवाइज़ वो देख के निकल जाए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस वो बहुत अच्छा सक्सेसफुल शो रहा। फिर उसपे बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया में, मैगज़ीन्स में उसपे फीचर्स आए यूएस से लेकर, और उस समय नया-नया वेब पोर्टल्स और वेब अ, आया चालू भी था हो रहे थे। राइट, 95, करेक्ट। 94 में। तो कुछ मेरे इंटरव्यूज़ इंटरनेशनल मैगज़ीन्स में आए जो उनके वेब पोर्टल्स पे भी थे। तो उस बेस पे मुझे उस समय, चूँकि एक मिलेनियम ईयर की करेक्ट। तरफ थे हम लोग, जी, जी, जी। तो एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आर्टिस्ट ऑफ द मिलेनियम अवार्ड मिला। तो ये सारी चीज़ें होती गई जो मुझे लग रहा था कि ईश्वर चाहते थे कि मैं काशी से जुड़ा रहूँ, और ऐसे-ऐसे वो करते जा रहे थे कि मेरा इन्वॉल्वमेंट थोड़ा डीप होता जाए इसमें। हम लोग चूँकि फाइन आर्ट्स में थे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में एक फ़ोटोग्राफ़ी भी मेरा सब्जेक्ट था, जो कि हम लोग जब मैंने फिर क्या किया ना कि मुझे लगा कि कोई अगर नया मीडिया है, तो वो तभी सब तक पहुँचेगा जब हम उसको बच्चों को बताएँ, पढ़ाएँ। जी,
तो मैंने इंडिया का पहला उस समय उस एग्जीबिशन से एक और अचीवमेंट हुआ कि कंप्यूटर को एज़ ए मीडियम ऑफ आर्ट Recognition. फर्स्ट रिकॉग्निशन मिला। और उसके बाद किसी भी गैलरी में हम कंप्यूटर आर्ट को भी अगर करें तो वो उसको एक्सेप्ट Correct. करते, इसकी एक स्टार्टिंग हो गई। और मैंने फिर यहाँ पर इंडिया का पहला कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड पेंटिंग का इंस्टीट्यूट ओपन किया, जिस समय कंप्यूटर ग्राफिक्स टर्म ही नहीं था दुनिया में। तो वो एक तरह से उस एक ऐसा इनिशिएटिव था कि उसके बाद मैंने काफ़ी समय तक लगभग 15-16 साल तक 4000 से ज़्यादा बच्चों को वो विधा सिखाई। और मैंने वहीं वर्क करते ही अपनी एक एड एजेंसी ओपन कर ली थी, तो मैं जो फ़ोटोग्राफ़ी करता था, वो हमारे कमर्शियल वर्क्स तक ही लिमिटेड थी। Okay. हाँ, उसमें भी फिर कैसे मैं इससे बनारस की तरफ आया, उसके लिए भी एक छोटी-सी स्टोरी है कि एक यहाँ पे बहुत बड़े स्कॉलर थे मिस्टर तरुण कांति बसु जी, जो कि बनारस के पहले रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड थे। Okay. उनकी एक 82 की टेक्स्ट बुक थी, बनारस द ल्यूमिनस सिटी कर। Mhm. तो वो मेरे पास किसी लिंक से आया और वो अपनी उस बुक को पिक्टोरियल बुक में कन्वर्ट करना चाहते थे। उनको लगा कि अब टेक्नोलॉजी आ गई, जब 82 में ऐसे कोई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उन्होंने टेक्स्ट बुक जैसा उसको प्रिंट किया था। तो जब मैंने उस बुक को पलटा, उसके चैप्टर्स देखे, तो उन्होंने ब्रीफ में बनारस के सारे जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, चाहे यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स हैं, यहाँ के कुज़ीन है, यहाँ के फेस्टिवल्स हैं, टेम्पल्स हैं, हवेलीज़ हैं, उनको एक जगह पे कंपाइल किया था। एक बुक में अगर हम देखें तो पूरा ब्रीफ में पूरा बनारस था। लेकिन कभी हम लोग फाइन आर्ट्स में थे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अस्सी घाट चले जाते थे, चेसिंग घाट, कुछ वाटर कलर कर लिया, कुछ क्लिक कर लिया, उससे उतने ही तक हम लोग लिमिटेड थे। तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि सर ये तो आपने पूरा बनारस जिस तरह से किया है, उसको पोर्ट्रे करने के लिए हमको भी उसी दृष्टि से बनारस को देखना हो। तो मैंने उससे 2 साल का समय लिया और 2004 से उसपे मुझे लगा कि जैसे मैं कोई फेस्टिवल कर रहा हूँ, जैसे अभी करवा चौथ आ रही है, उस दिन जी। बनारस में चेतगंज की नक्कटैया होती है। अच्छा। तो वो ये यहाँ के लक्खा मेला में है। लक्खा मेला क्या हुआ कि आज से 700-800 साल पहले भी एक पर्टिकुलर तिथि को बिना इन्विटेशन के लाखों लोग गैदर हो जाते थे। ऐसे जो भी फेस्टिवल्स थे उनको हम लक्खा मेला कहते थे। तो चेत सिंह की नक्कटिया उसी लक्खा मेला में ही आती है। एक समय बहुत सारे एक साल भर में 25 से ज़्यादा लक्खा मेलाज़ थे, लेकिन धीरे-धीरे करते हुए अब वो 10-12 तक ही लिमिटेड है। मतलब अभी भी ये ये वो हो रहे हैं। ओह, जी। अच्छा, गुड, ओके। अभी रामनगर की रामलीला चल रही है, वो भी लक्खा मेला का ही पार्ट है। अच्छा। अभी चित्रकूट की रामलीला चल रही, जिसका नाटी-इमली का भरत मिलाप होता है, वो भी लक्खा मेला है। जी। अभी मेरे ख्याल से 20th को चेसगंज की नक्कटिया है। अच्छा। तो ये सारे लक्खा मेला है। तो अभी इसी बीच वो भी होगा जब नाग नथैया होती है तुलसी घाट पे, वो भी लक्खा मेला है। तो ये जो भी थे, तो मुझे लगा कि मैं तो फर्स्ट टाइम बहुत सारे मेला है जिसको तो मैंने कभी देखा भी नहीं, और मैं फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट करूँगा, तो वो ऐसा होना चाहिए कि कम से कम कोई ऐसा इम्पोर्टेंट प्रसंग है या इंसिडेंट है जो मैं मिस कर जाऊँ। तो मैंने उनसे 2 साल का टाइम लिया कि मेरे पास एक बैकअप ईयर होना चाहिए कि मैं एक बार तो पूरा डॉक्यूमेंट करूँ, फिर जो भी चीज़ हो उसको फाइन ट्यून करने या फिनिशिंग टच देने के लिए मैं नेक्स्ट ईयर भी काम करूँ। 2007 में वो मेरी पहली बुक आई, तरुण सर पिक्टोरियल बुक। पिक्टोरियल बुक। और लेकिन जो वो शुरू हुआ बनारस को क्लिक करना, वो आज तक कंटिन्यू है। और मुझे लगा कि बचपन से बहुत तेज़ी से शहर बदल रहा है, और कैमरा ही एक अकेला ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी डिवाइस है जो टाइम को कैप्चर कर सकती है। करेक्ट, बिल्कुल सही। तो अभी तक एक ऐसी सिटी में हम लोग हैं जहाँ पर जिसको ओल्डर देन हिस्ट्री कोट किया जाता है। एक ऐसी सिटी जो अ, इतनी हैपनिंग है कि कहते हैं कि इस सिटी में 7 वार और 9 त्योहार हैं। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है। एक ऐसा शहर, इतना जीवंत शहर। और
जो ओल्डेस्ट लिविंग सिटी जो भी है। तो मुझे लगा कि कभी एक ऐसा शहर जो इतिहास से पुराना है, और जब मैंने सर्च किया तो मुझे लगा कि जितने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं इस सिटी से रिलेटेड, उन पे कोई बुक नहीं है। तो एक समय था जब हम लोग इतिहास लिखते थे तो उसको लिपिबद्ध करते थे, उसको अप एंड डाउन करते थे टेक्स्ट फॉर्म में। लेकिन आज जब टेक्नोलॉजी है तो हम लोग कहते हैं कि एक पिक्चर जो है वो 1000 वर्ड्स के बराबर है। करेक्ट, बिल्कुल। तो पिक्चर्स की तो क्यों ना इन दोनों को मर्ज ब्लेंड कर कर मर्ज कर दिया जाए। तो मैंने एक टर्म डेवलप किया, पिक्टोरियल हिस्ट्री। तो मैं सिटी की सब्जेक्ट वाइज़ पिक्टोरियल हिस्ट्री पे काम कर रहा हूँ। और जैसा अभी आपने इंटरव्यू बताया, मैं 2004 से आज तक मेरे पास मोर देन 1 मिलियन खुद गुड। के क्लिक्स हैं। और उसके अलावा मैं चूँकि सब्जेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ तो मेरे पास आज से 300-400 साल पुरानी भी पेंटिंग्स और जो भी उस समय बनारस से रिलेटेड जो भी होता है वो उनके ही मर्ज़ी से होता है। तो मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे लगता है कि सबको लाइफ़ में कुछ हिंट्स मिलते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि हम लोग सोचते हैं कि इस जीवन में हमने ऐसा कुछ किया, नहीं किया या मिस जी, किया। जी। तो मुझे लगता है कि मैं फेज़ है जब बहुत सारे ट्रांसफ़ॉर्मेशंस हो रहे हैं, और हम लोग अपने इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम उस टाइम को कैप्चर कर रहे हैं। और मेरा ये है कि जो भी ये एरा है, ये फ़ेज़ है, आने वाले टाइम में इस पे ज़रूर रिसर्च होंगे, शोध होंगे। तो ये सब रेफरेंस बुक्स बनेंगे। आज के काशी को देख स्टडीज़ कर पाएँगे, क्योंकि ये आज इतना क्लिक करने के बाद भी मुझे लगता है कि मैं समुद्र की ऊपरी तह पे हूँ, इतना डीप है ये। काशी को समझने के लिए एक जीवन भी कम है। इतना गहरा है, इतनी लेयर्स में है ये। आप एक लेयर नीचे जाते हैं तो उससे बड़ा आपको क जितना कुछ भी मैं आने वाली जनरेशंस के लिए आज के बनारस को छोड़ पाऊँ, तो उसी पे काम कर अपने इतने सारे फ़ोटोज़ खींचे, अगर बनारस की सिर्फ़ एक तस्वीर खींचनी हो और वो आपकी आखिरी तस्वीर हो तो वो कौन-सी होगी? ये बहुत ही डिवाइन शहर है। यहाँ की वेव्स बहुत अलग हैं, और जिन घाटों पे हम लोग जा वो एक समय पे सिर्फ़ 3 पर्वतों की श्रृंखला थी, जहाँ 3 माउंटेन्स थे, और जहाँ आज राजघाट ब्रिज है, उस जगह पे मेन काशी नगरी थी। ये जो तीनों पहाड़ थे, यहाँ पे सिर्फ़ मंदिर, मठ, आश्रम थे। यहाँ सिर्फ़ हज़ारों साल सिर्फ़ यज्ञ तप हवन हुआ है। तो वही उसकी वेव्स हैं, वही एनर्जी है, जो हम उन घाटों पे जाके फ़ील करते हैं, और हम सब कुछ भूल जाते हैं। इन तीनों पहाड़ों को 2 नदियाँ डिवाइड करती थी, मंदाकिनी और गोदावरी। जो गोदावरी नदी थी, आज वहाँ गोदोलिया है, और वो नदी एक तरह से सुप्त अवस्था में है, जैसे कि पेरिश कर गई। प्रयाग में सरस्वती नदी है। जी। लेकिन वहाँ पर एक केसीएम हॉल है, हुँ। उसके बगल में एक लेन है जहाँ पर एक कुएँ में वो गोदावरी नदी आज भी है प्रेज़ेंट, मतलब वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसी तरह जो जहाँ पर दूसरी तरफ मंदाकिनी नदी थी, जहाँ आज मैदागिन है, तो वहाँ पे भी कंपनी बाग है, जिसको अभी हमारे बहुत बड़े साहित्यकार भारतेंदु जी के नाम पर उस उद्यान का नाम रखा गया। हुँ, हुँ। वहाँ पे एक पॉन्ड के रूप में वो मंदाकिनी नदी अभी भी है। और एक 1824 का एक मेरे पास स्केच है जेम्स प्रिंसेप का, जिसने अ, उस मंदाकिनी नदी को ड्रॉ किया है, और वो इतनी विशाल दिख रही है कि वहाँ से कई किलोमीटर दूर पंचगंगा घाट का भी मॉन्यूमेंट हमको उस स्केच में दिख रहा है। तो बीच में सिर्फ जंगल था, कुछ था नहीं। और इन तीनों जो खंड थे, उस आधार पे काशी को भी 3 खंडों में बाँटा गया। केदारेश्वर, विशेश्वर और ओंकारेश्वर।
तो विश्वेश्वर खंड है जहाँ काशी विश्वनाथ जी विराजमान है और वो सबसे ऊंची चोटी थी। और अगर हम एक एरियल व्यू से इमेजिन करें तो ये जो तीनों हिल्स की टॉप हैं ये एक ट्राइडेंट शेप बनाते हैं। अच्छा। जो कहते हैं ना काशी त्रिशूल पे है जी शिव जी के, जी जी तो वो एक इमेजिनरी फॉर्म था जो क्रिएट होता था। लेकिन ये सारी चीजें बहुत सारे काशी से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत कहानियां हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि जब चूंकि मैंने अपना लाइफ का इवेंट मैनेजर मान के उनको ये सरेंडर कर दिया है, जो भी मुझे वो थॉट्स आते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको फॉलो करूँ। तो ये हमेशा से बहुत एक्साइटमेंट लगता था क्योंकि जब मेरे बड़े लोगों के मुंह से हम सुनते थे कि एक दशाश्वमेध पे डेढ़सी का पुल हुआ करता था। वो डेढ़सी का पुल क्या था कि अगर वो पुल नहीं होता तो विश्वेश्वर खंड से लोग केदारेश्वर खंड में नहीं आ पाते क्योंकि बीच में गोदावरी नदी थी। तो पुराने लोग आज भी जानते हैं कि आज जहाँ विश्वनाथ गली का रास्ता है, वहां से लेकर एक बृहस्पतिश्वर महादेव है, उनके बीच में एक डेढ़सी का पुल हुआ करता था, जिससे हम लोग इस पार्ट में आते थे जहाँ आज हम लोग केदारखंड में हैं। तो एक प्रोजेक्ट मिला अभी कुछ साल पहले, गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश वर्ष था, उनका 550वां जन्म जन्म तिथि दिवस। समारोह था। जी तो एक बुक पे हम लोगों ने काम किया। यहाँ पर काशी एक ऐसी नगरी है जिसमें हर बड़े ऋषि, साधु, संत, देव पुरुष आए। और ये एक ऐसा नगर है जो कि कहते हैं कि भगवान शिव और विष्णु की का रेजिडेंस है। एक देवलोक के किसी देव का पृथ्वी लोक में रेजिडेंस होना ही अपने आप में जी बड़ी बात। इसको सबसे अलग कर देता है जी इस शहर को। तो आज भी काशी को हरिहर के उपासना के रूप में जाना जाता है, जहाँ पे हम हरि विष्णु की भी पूजा करते हैं और हर शिव की भी पूजा। और यहाँ पे मनकनका घाट पे कुंड है, मनकनका कुंड, जिसको कहते हैं कि वो गंगा अवतरण से भी पहले का है। और बहुत पास में गंगा नदी के होने के बाद भी उसका जो जल है वो माँ गंगा का नहीं है, उसका सोर्स ही अलग है। अच्छा। तो वहां पे एक किसी ने अभी कुछ 60-70 साल पहले एक प्रतिमा स्थापित की है जो हरिहर की है, जिसमें कि आधा शिव है, आधा विष्णु। तो जैसे हम लोग अर्धनारीश्वर में तो पार्वती और और शिव फिर शक्ति को जी देखते थे, लेकिन ये बड़ी यूनिक एक प्रतिमा है। तो ये ऐसा शहर है कि हम लोग अगर देखें तो मुझे लगता था कि कहीं कुछ तो हो जो हम पिक्टोरियली उसको समझ पाएँ। तो मैंने बहुत सारी पुरानी चीज़ें देखी। तो जब मैं गुरु नानक जी पे काम कर रहा था तो पता चला कि वो उन्होंने पूरी दुनिया में यात्राएँ की थी। बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन के उन्होंने पैदल यात्राएँ की थी और वो अरब तक गए थे। तो उसी में एक यात्रा के समय उस उनकी यात्रा को उदासी नाम दिया गया था। तो उनमें ही एक ऐसा समय था जो वो काशी भी आए थे 1504 में। और उन्होंने काशी आने का जो दिन चुना था वो महाशिवरात्रि का चुना था, जो कि क्योंकि जैसे काशी को कहते हैं कि ना इसका आदि है ना अंत है, वैसे यहाँ के जो देवादिदेव महादेव हैं उनकी भी जन्म तिथि किसको नहीं पता, क्योंकि उनका भी कोई आदि अंत नहीं है। हम लोग महाशिवरात्रि के रूप में उनका विवाह सेलिब्रेट करते हैं। वो अकेले ऐसे देव हैं जिनकी कोई जयंती नहीं मनाई जाती, क्योंकि है किसी को पता ही नहीं, क्योंकि जब कुछ भी नहीं था, जब सृष्टि भी नहीं थी तो भी महादेव थे, जी ऐसा माना जाता है। तो मैं जब इन सब चीज़ों को जान रहा था तो यहाँ पे गुरु नानक देव जी से रिलेटेड हम लोग को बहुत कुछ मिला नहीं। तो पता चला कि जो दिल्ली का बंगला साहिब गुरुद्वारा है, वहाँ के म्यूज़ियम में कुछ हम लोग को चीज़ें मिल सकती हैं, जिसको हम अपने इस बुक से कनेक्ट कर सकते हैं या प्रोजेक्ट उसको प्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो जब मैं स्पेशल परमिशन पे उस म्यूज़ियम में डॉक्यूमेंट कर रहा था, तो एक मुझे बहुत म्यूरल टाइप की एक पेंटिंग मिली। वो बड़ी यूनिक पेंटिंग थी, वैसी पेंटिंग आज तक मैंने नहीं देखी। वो कोई भी अगर दिल्ली जाता है तो म्यूज़ियम में जाकर ज़रूर देखे। देख सकता है। उसमें क्या है कि घाट है, जिसमें कि गुरु नानक देव जी अपने 5-6 शिष्यों के साथ स्नान कर रहे हैं और पीछे पूरा वो घाट बना हुआ है। उन घाट के पीछे वो 3 पर्वत हैं, जो कि अभी तक सिर्फ़ हम लोग स्टोरीज़ में तो सुनते थे। जी तो सुनते शायद ईश्वर को वो
जो मेरा लॉजिकल माइंड को प्रूव कराने के लिए मुझे ऐसा रास्ता इससे जोड़ा ढूँढना पड़ा। कि मैं उसको साक्षात देख पाया कि हाँ, वाक़ई ऐसा हुआ था। तो ये बड़े बहुत अद्भुत नगर है। इसमें जैसा मैंने कहा कि हम जितने भी स्टेप आगे बढ़ेंगे या जितने भी नए-नए डोर्स ओपन करेंगे, हमको एक अलग दुनिया मिलेगी और एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इसलिए कभी क्लिक करते हुए मैं यहाँ बोर नहीं हो सकता। एक्चुअली काशी जो भी है वो हमेशा से ही उसका हर एक कण-कण शंकर कहते हैं। तो जब भी मुझे हो तो मैं अंतिम बार भी महादेव को ही क्लिक करना चाहूँगा। काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में बैठ के बाबा की कृपा से बहुत बार ऐसे अवसर उन्होंने प्रदान किए। तो उससे बेहतर तो काशी में कुछ हो नहीं सकता। Wow! With Banaras, now we have also places to visit in Delhi now. हम सब जानते ही हैं कि बनारस की गलियाँ कितनी क्राउडेड होती है। और ये क्राउडेड होने की वजह से भी उस काफ़ी सुंदर होती है और अपने में यूनिक होती है। तो सर कभी ऐसा भी हुआ है कि आप बनारस की गलियों में फ़ोटो खींच रहे हों और आपकी एकदम परफेक्ट शॉट आने वाली है, तब तक वो फ़ोटो बॉम्ब हो गई? ऐसी कोई फ़नी मेमोरी या ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ शेयर सर। एक्चुअली बहुत सारे किस्सों से चीज़ें भरी हुई हैं और यहाँ की गलियाँ ये सिटी ऑफ लेन्स कहा जाता है, ये गलियाँ यहाँ की लाइफ़लाइन है और ये जो पूरा काशी बसा, वो उसकी प्लानिंग में बहुत यूनिक है। मतलब अगर हम लेन्स को ड्रॉ करें, तो हमको एक रेनबो फ़ॉर्म होगा, जो कि एक लेन है जो एक ही तरफ से निकल के दूसरी तरफ जाती है, फिर आप दूसरी तरफ जाएँगे तो उसके आगे लेन मिलेगी। तो इस तरह से ये रेनबो की तरह से इस लेन को फ़ॉर्म किया गया और सबका जो डेस्टिनेशन है वो माँ गंगा है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन किया गया कि हमारा जो रास्ता है वो वहीं तक जाता है। बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं क्योंकि हर दिन एक नई कहानी होती है और मुझे लगता है कि मैं जब जा रहा हूँ, तो किसी एक नए पर्सन, नए कैरेक्टर को मैं अर्न करके ला रहा हूँ। मैं कौन-सा एक ऐसा आज मैंने क्लिक किया जो उसके पहले मैं उससे नहीं मिला था। तो मुझे लगा कि जब यही मेरा वर्क प्लेस है तो यहाँ पर जब तक मैं कनेक्ट नहीं बनाऊँगा, तब तक मैं नेचुरल नहीं क्लिक कर सकता। तो मैंने बहुत समय काशी के घाटों पर बिना कैमरे के भी बिताया। वहाँ के जो लोग हैं, उनके संग कोशिश की कि जैसे अघोरीज़ हैं, वहाँ साधुज़ हैं, जो मणिकर्णिका महाश्मशान है, वहाँ पे पूरा डोम परिवार है। जो तो उनके साथ समय बिताया और उनको सब कुछ मिल जाता है। कोई उनके साथ उनका हाल-चाल, उनके तबीयत पूछने वाला ही नहीं है। मैंने वो फ़ील किया उनसे बात करके। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनके साथ कुछ समय बिताया जाए, उनकी लाइफ़ को समझा जाए, जर्नी उनकी जानी जाए। तो एक ऐसा ही इंसिडेंट था कि मैं अपने वाइफ़ के संग ऐसे ही वॉक कर रहा था। उस समय कुछ विश्वनाथ धाम का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो उधर के जो लेन्स थी वो ब्लॉक थी। तो हम लोग को ललिता घाट से आगे पंचगंगा घाट जाना था। जी। तो मैंने बिना बताए मैं अचानक से मणिकर्णिका जो श्मशान के बीच से ही निकल रहा हूँ। निकला और चूँकि फर्स्ट टाइम वो घाट में वो साथ में ऐसे जा रही थी, तो ऐसा हुआ कि वहाँ एक चिता के पास में ही एक वैसे ही ऐश टाइप की ग्रे डार्क ग्रे ड्रेस में एक अघोरी सो रहा था। उसने देखा मुझे और चूँकि हम लोग की जो कनेक्ट है, जो रिलेशन है, उसको सब नहीं समझ सकते और वो अचानक से उठा और मेरे आके गले लगा और मेरी वाइफ़ को लगा कि कोई हमला कर रहा है। तो वो बड़ा एक जो मोमेंट बना था ना, वो बड़ा ही अलग-सा था और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, जिसको अगर हम लोग याद करें, तो एक बहुत मोटी बुक सिर्फ़ अपने संस्मरण और मेमोरीज़ पे कर सकते। टॉकिंग अबाउट मेमोरीज़ सर, अम, अगर हिस्ट्री से किसी एक इवेंट को या किसी एक पर्सन को अगर आप फ़ोटोग्राफ करना चाहेंगे, तो वो कौन होगा और क्यों? एक्चुअली कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में ही टाइम मशीन इन्वेंट हो जाए और मुझे पुराने समय में जाने का अवसर मिले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जब कैमरा नहीं था तो किस तरह से हुई होंगी, किस तरह से घटी होंगी। तो मैं सोचता था कि मैं
कभी ऐसा हुआ तो मैं खूब सारा बैटरी बैकअप लेकर कैमरा लेके जाऊँगा, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। मैं चार्ज कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो मैं सिर्फ़ एक बैग में सिर्फ़ बैटरीज़ और मेमोरी कार्ड्स रखूँगा। और मैं उस समय पे जाना चाहूँगा जब पहली बार शिव जी ने काशी में कदम रखा। तो वो बहुत ही अलग ही समय था, जब कहते हैं कि एक समय भगवान शिव माँ गौरी के साथ आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत जा रहे थे। तो काशी का नाम काशी क्यों पड़ा है? बहुत सारे नाम हैं यहाँ के, आनंद वन और अ, दूसरे नाम से हैं। तो यहाँ पे एक ऐसी घास होती थी जिसकी टिप जो थी वो लिट करती थी। जुगनू की तरह वो रोशनी होती थी। तो वो पूरा घास का एक पूरा एरिया था। जब वो ऊपर जा रहे थे तो उनको लगा कि ये कैसा लाइट है, कैसा प्रकाशपुंज है। जिस समय कभी लाइट का आविष्कार ही ना हुआ, वहाँ पे एक ऐसा जगह दिखे तो किसी को भी बहुत आकर्षित करेगा। तो उन्होंने महादेव जी से कहा कि ये तो बहुत ही अलग स्थान लग रहा है। तो जब वो कैलाश पर्वत गए तो उन्होंने अपने दूत को भेजा कि ये जगह कौन-सी है। तो पता चला यहाँ काश नाम की वो घास थी, जिसके आधार पे इसका नाम काशी हुआ। और माँ गौरी ने कहा कि मुझे अपना रेज़िडेंस वहीं चाहिए, मैं उसी स्थान पे रहना चाहती हूँ। तो कहानी ऐसी है कि जब वो दूत आए तो पता चला यहाँ राजा दियोदास जी का शासन था, और बहुत अच्छे वो भी दान पुण्य करने वाले एक प्रतापी राजा थे। कोई भी ऐसा उनमें ऐसी नेगेटिविटी नहीं थी कि उनको वहाँ से हटाया जाए या उन पे हमला करके कब्ज़ा किया जाए। लेकिन ऐसा भी है कि हम लोग देवाधिदेव महादेव कहते हैं, जो कि सबसे आराध्य लोगों में सबसे ऊँचे स्थान पे हैं। तो किसी भी एक शहर का 2 शासक नहीं हो सकता, 2 राजा नहीं हो सकता। तो उसकी भी एक लंबी कहानी है कि उन्होंने पहले भगवान विष्णु जी को भेजा कि वो उनको कन्विंस करें कि वो किसी और स्थान पे चले जाएँ, पूरे दुनिया में जो भी स्थान लेना चाहें, जितना लेना चाहें, लेकिन काशी को शिव जी के लिए छोड़ दें। तो कहते हैं कि आज जो यहाँ पे जो काशी नगरी है वो जिसका नाम ऑफ़िशियल नेम जो वाराणसी है, वो यहाँ 80 और गंगा का संगम है। और अगर हम राजघाट के आगे बढ़ेंगे तो वहाँ वरना और गंगा का संगम है। तो ये वरना और 80 से लेके वाराणसी बना। तो जहाँ वरना नदी है, वहाँ आज भी अगर हम देखें तो जिस समय आज से 500-600 साल पहले घाट नहीं बने थे, एक रॉ-सा था, वो फ़ील हमको वहाँ आता है, क्योंकि अभी वो हिस्सा अब धीरे-धीरे डेवलप कर रहा है। तो कहते हैं कि वहीं पे एक आदि केशव घाट है, जहाँ पे अ, आदि केशव जी का मंदिर है। वो वही ऐसा स्थान था जहाँ पहली बार विष्णु जी का चरण पड़ा। और वो आनंद वन में घूमते-घूमते पंचगंगा घाट तक आए। तो पंचगंगा घाट से आदिकेशव जो घाट है, वो वैष्णव, वो विष्णु जी का स्थान माना जाता है। और वो वहाँ इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि वो भूल गए कि वो किस पर्पज़ से आए हैं, वो यहीं पे बस गए। और फिर कहते हैं कि 64 योगिनियाँ आईं, फिर बाद में भगवान गणेश आए, जिन्होंने बहुत बुद्धिमानी से उनको इस शहर से विस्थापित किया। फिर काशी में शिव भगवान आकर यहाँ पे बसे। तो ये एक अलग कहानी है, एक मैथोलॉजी है जिस बनारस तो वैसे हर वक्त ही सुंदर है, बट व्हाट्स योर फेवरेट टाइम टू शूट? विंटर्स। ओके। एक्चुअली विंटर्स में जब फॉग होते हैं तो पूरी सिटी ड्रीमलैंड में कन्वर्ट हो जाती है। और जनरली जैसे ऐसे जो ऑड टाइम्स थे तो फोटोग्राफर्स नहीं आते थे कि फ्लड है या फॉग है। बट जब मेरे कुछ फोटोग्राफ्स आए बाहर, तो अब उस समय वर्कशॉप्स होते हैं, तो उस समय एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्लिक करना है, क्या हाइड करना है, वो आप बैलेंस कर सकते हैं। तो इसलिए बड़ा यूनिक होता है फोटोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करते होंगे तो स्ट्रीट ईट आउट भी करते होंगे। तो ऐसी 3 डिशेज़ हमें बताइए जो बहुत इंस्टाग्रामेबल है दिखने में भी और खाने में भी। बनारस के सारे खासियत में यहाँ की कुज़ीन भी है, और ख़ासकर स्ट्रीट फूड्स जो हैं उनकी बात ही अलग है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे-ऐसे फूड जॉइंट्स हैं जो अपने-अपने स्पेशलिटी के लिए जाने जाते हैं।
तो सबसे बेटर जो अभी जैसे ही अभी थोड़ा-सा ड्यू आने लगेगी ओस के समय, तो यहाँ की जो मलइयो है उसका की बात ही अलग है। और वो भी अब कुछ जगह पे ऑथेंटिक बची है, बाकी अगर हम लोग जैसे चौखंबा जाए या कुछ चौक की जगह पर, और बाकी जगह तो उसको कमर्शियलाइज़ कर दिया गया है। बट अगर ऑथेंटिक है तो उससे बेटर कुछ नहीं है। ये ऐसा जगह है जहाँ पर सुबह का नाश्ता ही इतना हैवी कचौड़ी, जलेबी से होता है, और शाम को समोसे और छोले छोले। तो ये बहुत फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग का जो हेल्थ है वो बताती है कि अ, इससे हम लोग बच नहीं सकते। तो मलियो सबसे अच्छा है। फिर उसके बाद हम लोगों के जब वॉक करते हैं तो हम लोग जिस एरिया में होते हैं उसका जो भी स्पेशलिटी है, तो हम लोग आफ्टर वॉक हम लोग उस जगह पर जाकर फूड में खाते हैं चीज़ों को। तो इस तरह से हींग की कचौड़ी यहाँ जो है वो बहुत ही यूनिक है। और फिर अगर हम लोग देखें तो पूरा राजघाट से 80 तक मिनी इंडिया है। एक-एक सेगमेंट में अगर एक-एक घाट को जाए तो हमको महाराष्ट्र भी मिलेगा, हमको साउथ भी मिलेगा। तो उन एरियाज़ में जाके उनके स्पेशलिटी को खाना भी बहुत अच्छा है। जैसे साउथ के गए हैं तो उनके जो भी इडली या डोसा है, वो बहुत अच्छा लगता है। आपने इतने फोटोज खींचे हैं, कोई तस्वीर जो आपका दिल और मन कैप्चर कर ली हो, तो कोई ऐसी 3 तस्वीरें या कोई आपके ऐसे 3 क्लिक्स जो बहुत सुंदर हो? हाँ, एक्चुअली हम लोग जब क्लिक करने जाते हैं तो मन में यही होता है कि अभी हमारा बेस्ट आना बाकी है। तो अभी तक जो भी क्लिक किया उसमें एक इंसिडेंट है जिसमें कि एक घाट का एक पर्सन है, और अ, मणिकर्णिका के बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो बहुत यूनिक है। तो वहाँ पर वो एक शॉट है जिसमें कि अ, एक बक बकरी है, बकरा है, और एक ह्यूमन है, वो अपना हेड टू हेड जैसे वो लड़ते हैं, वो लड़ रहे हैं, और वो एक बिस्किट के लिए लड़ रहे हैं। तो वो एक ऐसा शॉट है जो कि ना कभी पहले मैंने देखा था, ना कभी आगे हो सकता है। इसी तरह एक शॉट है जिसमें कि रात लगभग 3 बजे के करीब एक अघोरी है जो श्मशान में साधना कर रहे हैं, और अपने ऊपर उन्होंने अग्नि जलाई हुई है। तो वो भी बड़ा ही यूनिक है, क्योंकि अ, वो जो भी साधक है वो नहीं चाहते कि उनको डिस्टर्ब किया जाए, वो क्लिक भी नहीं होना चाहते। तो कई ऐसे हैं डॉक्यूमेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको क्लिक किया। अब धीरे-धीरे जो ओरिजिनल अघोरीज़ हैं वो सामने नहीं दिखते हैं, बाहर जो भी है वो सब फेस पेंट किए हुए लोग हैं। बट ओरिजिनल अघोरीज़ के संग जाना, उनके आश्रम में जाना, उनको डॉक्यूमेंट करना, वो एक बहुत ही एंटायरली डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो उनके कुछ शॉट्स हैं जो कि बहुत यूनिक और अलग। अगर बनारस बात कर सकता और वो कुछ कह सकता, तो आपको क्या लगता है कि वो आपसे क्या बोलता या क्या एक्सप्रेस करता? बनारस बात करता है, उसको सुनने के लिए वो उस तरह के कान चाहिए, उसको देखने के लिए उस तरह की दृष्टि चाहिए। वो बात करता है, हर पॉइंट पे वो हम लोग से कम्युनिकेट करता है। मुझे लगता है कि यहाँ की जो उत्सव धर्मिता है वो सबसे अलग है, और काशी एक ऐसी नगरी है जो हम लोग का जीवन का सबसे बड़ा फ़ियर है, जो लाइफ़ का सबसे बड़ा डर है कि हम मौत को अपना अंतिम पड़ाव मानते हैं, और उस क्षण से डरते हैं। और काशी उससे बहुत ऊपर है। यहाँ के काशीवासी उन चीज़ों से बहुत ऊपर हैं। वो उनको पता है कि वो एंड नहीं, एक नई बिगिनिंग है। और इसीलिए काशी अकेला ऐसा शहर है जहाँ 24 घंटे जागृत श्मशान होने के बाद भी यहाँ मृत्यु एक उत्सव है। इस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो इसलिए यहाँ की जो का जीवन है, वो ऑड से ऑड टाइम में भी बहुत रिलैक्स है, और उस समय को किसी भी तरह से मूव ऑन करना है, आगे बढ़ जाना है। ये जो यहाँ की टेंडेंसी है ये सबसे अलग करती है। और छोटा-सा एक कुछ वाक्य है काशी के कि "जो होई सो देखल जाई", जो भी होगा देखा जाएगा। और जायदा एक छोटा-सा 2 शब्द हैं जायदा। तो ये बहुत बड़े-बड़े
प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते। एक very quick bite on tell me you are a Banarsi without telling me you are a Banarsi. जिया बनारस। सिंस आपको बुक्स वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट है और आपकी खुद की कई सारी पब्लिशिंग है, तो 3 बुक दैट यू वुड रिकमेंड फॉर एवरीबॉडी टू नो बनारस। एक तो ये महादेव की नगरी है, लेकिन बाबा विश्वनाथ पे कोई पुस्तक नहीं थी। तो यहाँ पे बहुत ही बड़े स्कॉलर और लिटरेट पर्सन एक आईएएस ऑफिसर के रूप में यहाँ पर आए और 3 बार उनकी पोस्टिंग हुई, श्री नितिन रमेश गोकर्ण जी। तो उनके साथ हम लोगों ने एक भज विश्वनाथम पुस्तक की, और वो आज भी अलग-अलग विषयों पर अभी उनकी हाल में ही गोकर्ण पे एक पुस्तक आई है, जो कि गोकर्ण से और काशी के कनेक्ट को भी बताती है। तो उनके साथ सौभाग्य मिला और हम लोगों ने यहाँ के की पहली पिक्टोरियल बुक पे काम किया। और अभी जब हम लोग बुक कर रहे थे, तब ऐसा कोई प्लान नहीं था कि आगे वो विश्वनाथ धाम के रूप में बदल जाएगा। तो वो एक ऐसी ऐतिहासिक बुक है जो कि विश्वनाथ धाम के पहले के मंदिर और एक-एक विग्रह को अ, बताती है। अभी उसके बाद का जो विश्वनाथ धाम है, उस पे पुस्तक है जो कि इसी वर्ष आ जाएगी, जिसमें कि हम उसका आगे का भाग देखेंगे। इसके अलावा ये एक ऐसा शहर है जो 7 वार और 9 त्योहार का शहर है। तो मेरी एक पुस्तक है जो यहाँ के ऐसे फेस्टिवल्स को, जिसको लक्खा मेला कहते हैं, एक ऐसा दिवस, एक ऐसा त्योहार जिसमें कि आज से सैकड़ों साल, हज़ारों साल पहले भी उस पर्टिकुलर हिंदी तिथि को लाखों लोग इकट्ठा हो जाते थे बिना किसी इन्विटेशन के। उनको लक्खा मेला कहते थे। तो उन पे आधारित पुस्तक है, जिसमें कि उसका ये भी मेंशन किया गया है कि वो किस तिथि को वो पर्टिकुलर फेस्टिवल होता है, जिससे कि कोई भी विजिटर या इंटरेस्टेड पर्सन है, वो उसको अटेंड कर सके। और एक अभी हम लोग काम कर रहे हैं नितिन गोकर्ण सर के ही कज़िन ब्रदर हैं, श्री विश्वनाथ गोकर्ण जी। वो भी बहुत रिलेटेड पर्सन है और उन्होंने भी काशी को डूब के जाना है और अपना पूरा जीवन उस पे समर्पित कर दिया है। उनके साथ हम लोग काशी रहस्य के नाम से एक श्रृंखला कर रहे हैं, जो 8 वॉल्यूम्स में है। क्योंकि काशी अकेला एक ऐसा नगर है जहाँ पर मतलब वैसे तो द्वादश आदित्य अलग-अलग जगहों पे मिल जाएँगे, द्वादश ज्योतिर्लिंग अलग-अलग स्थानों पे हैं। लेकिन एक देवभूमि में द्वादश ज्योतिर्लिंग का होना, द्वादश आदित्य का होना, अष्टभैरव होना, 9 दुर्गा, 9 गौरी, फिर 56 विनायक और अष्टप्रधान विनायक, सप्तपुरी, 4 धाम, ये सब पूरा एक स्थान पे है। तो वो एक-एक जो उसका पुस्तक का एक-एक वॉल्यूम है, वो एक-एक उस पे निर्भर रहेगा। जैसे कि जो अ, हम लोग दुर्गा या गौरी जी पे अंक करेंगे, तो वो शक्ति खंड होगा। शिव जी का, चूँकि शिव जी की नगरी है और सबसे ज़्यादा यहाँ के वो आराध्य हैं और सबसे ज़्यादा मंदिर हैं, तो वो 3 खंडों में शिव खंड है, फिर विष्णु खंड है और विनायक खंड है। ऐसे करके हम लोग 8 वॉल्यूम्स में ऐसे-ऐसे मंदिरों को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, जिनको यहाँ रहने वाले भी शायद नहीं जानते या कम जानते हैं। उसको हम लोग पते के साथ उसमें दे रहे हैं कि वो उस स्थान पे खुद भी जाकर उस ऊर्जा को ले सकें। 3 सेल्फी पॉइंट इन बनारस जो बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्रामेबल हो या जहाँ पिक्चर्स बहुत सुंदर आती हों। यहाँ के घाट, यहाँ के जो भी गलियाँ हैं, और एक चूँकि एक ऐसा स्थान है जहाँ सराउंडिंग में भी बहुत सारे जगह हैं। कुछ एक्सप्लोर की गई हैं, कुछ अभी नहीं की गई हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो सारनाथ एक ऐसा स्थान है जो कि बहुत सारे, अगर दुनिया में देखा जाए तो जितने भी बौद्ध कंट्रीज़ हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज है। तो वो भी एक ऊर्जा का बहुत अलग सोर्स है, जहाँ सेल्फी लेना एक अलग। फर्स्ट कैमरा जो आपने यूज़ किया हो? फर्स्ट कैमरा हम लोग फाइन आर्ट्स में थे, तो याशिका का कैमरा था, जो रोल कैमरा था। और उस समय हम लोगों ने अपने घर में डार्क रूम भी बनाया था घर में ही। बेस्ट पार्ट अबाउट फोटोग्राफी इन बनारस?
ये एक ऐसी हैपनिंग सिटी है जहाँ पे एक समय पे एक ही स्थान पर रोज़ जाने पर डिफरेंट स्टोरीज़ मिलती हैं। The secret to capture a perfect candid shot. कैंडिड शॉट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपका सब्जेक्ट है या जो इंसिडेंट हो रहा है, वो अवेयर ना हो, कॉन्शियस ना हो। तो उसके लिए आप ऐसे क्लिक करें कि बहुत ज़्यादा अपने को प्रोजेक्ट ना करें। तो उसके लिए मैंने, क्योंकि यहाँ पे बहुत नैरो लेन्स हैं, सिटी ऑफ लेन्स जैसे जिस पे हम लोग बात भी कर चुके हैं। तो बहुत सारी का जीवन इसका उन गलियों में सीमित है। लेकिन वो इतनी नैरो है कि अगर हम वहाँ पे बड़े से कैमरे के साथ मूव करेंगे, तो वो अनईज़ी हो सकते हैं, वो मना भी कर सकते हैं। तो मैंने प्रैक्टिस की लगभग 3 साल, और मैं बिना व्यू फाइंडर में देखे हुए उसको हिप शॉट नाम दिया गया टेक्निकली। तो मैं मूव करते हुए भी, और अभी सोनी एक ऐसी कंपनी है जिसने ऐसा कैमरा, वो हालाँकि उस उन्होंने वाइल्ड फ़ोटोग्राफ़ी के लिए निकाला कि जिसमें शटर का साउंड साइलेंट कर सकते हैं। तो मैं उस मोड में जाकर मैं ऐसे, जैसे रैपिड फायर है, उससे ऐसे रैपिड क्लिक करता रहता हूँ। जैसे कैंडिड नेचुरल मोमेंट्स में। अगर बनारस एक कलर पैलेट होता तो इनमें कौन से कलर होते? जैसे मैंने बताया कि ये रेनबो कलर्स हैं, क्योंकि ये मिनी इंडिया है। यहाँ पर अभी जो गणपति उत्सव हुआ, तो यहाँ का ब्रह्मा घाट जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है, वो अ, एकदम गुलजार था। फिर हम लोग साउथ के लिए अगर जाए तो केदार घाट के आसपास जो है, अभी कार्तिक मास आ रहा है, तो वहाँ रोज कुछ ना कुछ नए नए रिचुअल्स होते हैं। तो ये पूरा शहर ही एक सतरंगा शहर है, और सबका एक जगह पे होने के बाद, जैसे कहते हैं कि सातों रंग मिलकर एक वाइट कलर बनाते हैं। जी। तो वो एक यहाँ का पीस जो है, एक शांति है, और सबको जोड़ने का एक जो ज़रिया है, वो सबसे यूनिक। 3 इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो एक नए और बडिंग फोटोग्राफर को फॉलो करने चाहिए। अ अभी मैं सोशल मीडिया में हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्टिव। नहीं हूँ। मेरा भी इंस्टा अकाउंट है, लेकिन मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ, बहुत इन्फॉर्मेटिव कभी-कभी पोस्ट डालता हूँ। तो इसके लिए तो मैं खुद चाहूँगा कि मुझे बताया जाए कि जिसको मैं फ़ॉलो करूँ। 3 लोग जिनको आप हमारे शो पे रिकमेंड करेंगे कि वो हमारे पास हमारे साथ आएँ और पॉडकास्ट करें। जी, काशी विद्वानों की नगरी है ये। मेरे ख़्याल से काशी में जितने पद्म अवॉर्डी हैं, वो दुनिया के किसी अकेले शहर में नहीं होंगे। तो यहाँ पे जिस भी विषय को आप समझते हैं, तो उससे संबंधित लोग हैं जो बता सकते हैं। तो एक हम लोग बहुत सारे ऐसे हैं जिनको चलता-फिरता एनसाइक्लोपीडिया मानते हैं। उसमें एक हमारे गुरु हैं, बीएचयू के राणा पीवी सिंह सर, जिन्होंने कोई भी मंदिर किस स्थान पर है, क्यों है, उसकी साइंटिफिक उस पे रिसर्च किया, और नासा की टीम के साथ किया। बहुत ही ऑथेंटिक उनके पेपर्स हैं, जो कि बताते हैं कि किस पर्टिकुलर टाइम पे कौन-सी सूर्य की किरण उस समय पे वहाँ पे पड़ती है, उसका क्या प्रभाव होता है, और उसका दूसरे मंदिर से कैसे कनेक्ट बनता है। तो वो एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। फिर अगर हम लोग संगीत और बाकी काशी को जानना चाहें, तो पद्मश्री पंडित राजेश्वर आचार्य जी हैं। वो भी अपने आप में चलते-फिरते एनसाइक्लोपीडिया है। वो आप जो भी विषय सामने रखिए, उसके वो बहुत डीप आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और तीसरे में अगर हम कहें, तो अमिताभ भट्टाचार्य जी हैं, जो कि काशी को एक, वो पत्रकार होने के बाद भी वो अलग बनारसी हैं, और काशी को अलग तरह से जीते हैं। तो ये 3 व्यक्ति का पहले नाम आ रहा है। वैसे तो अगर हम ज्योतिष में जाएँ, तो पंडित कामेश्वर उपाध्याय जी हैं। ऐसे बहुत अलग-अलग विद्वान हैं, जो अलग-अलग विषयों पे आपको डीप नॉलेज दे सकते हैं। Thank you. That was the rapid fire full. It was rapid and full of fire. DSLR या स्मार्टफोन कैमरा? डीएसएलआर। मॉर्निंग आरती कैप्चर करना या इवनिंग आरती? मॉर्निंग आरती। एक्चुअली हम लोग एक पूरी यहाँ पे एक ग्रुप है, जिसने लगभग आज से ठीक 10 साल पहले मॉर्निंग आरती, क्योंकि ये शहर ब्रह्म मुहूर्त से जाग जाता है, एक जागृत शहर है। तो वो अकेली एक ऐसी आरती होती है जिसमें कि हम लोग ऋषिकाएं जो हैं, वो वैदिक चैंटिंग से उसको स्टार्ट करती हैं, और वहाँ पे पूरे विश्व के
कल्याण और शांति के लिए यज्ञ होता है। फिर जो हम लोग जितने भी हमारे क्लासिकल में अष्टपहर के राग हैं, आठों पहर के राग हैं, लेकिन जितने भी हमारे मतलब प्रोग्राम्स हैं, वो इवनिंग तक ही लिमिटेड थे या नाइट पे। तो मॉर्निंग रागा एक तरह से लुप्त होता जा रहा था, तो वहाँ एक प्रभाती करके एक अ, होता है जिसमें हम लोग मॉर्निंग रागा को फिर से रिवाइव कर रहे हैं और फिर योगा होता है। तो ये उससे अच्छी शुरुआत सुबह की काशी में और कहीं नहीं हो सकती। Color या black and white? Which one tells a better story? मेरे ख्याल से मेरी एक पूरी सीरीज़ है कलर्स ऑफ लाइफ इन मोनोक्रोम। Oh wow. जिसमें टाइमलेस इमेजेस हैं जिससे कुछ सेलेक्टेड इमेजेस का अभी संडे को एक सोलो शो है। और उसको मैंने दुनिया भर में प्रेज़ेंट किया और मैं सोचता था कि आज से 40 साल पहले मैं अगर होता तो मैं कैसे काशी को कैसे देखता। तो वो टाइमलेस इमेजेस हैं, उन शॉट को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि ये आज ली गई या 10 साल पहले या आज से 10 साल बाद। तो वो एक है, इसलिए मैं हमेशा मुझे लगता है कि जो डेप्थ है वो मोनोक्रोम या ब्लैक एंड व्हाइट में है, जो कि आपको सब्जेक्ट सेंट्रिक करती है, वो आपको माइंड डाइवर्ट नहीं करती। Photos or videos, your preferred method of shooting? अ, दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है, बट मेरा जो वर्क है वो ज़्यादा स्टिल बेस्ड है, एक मोमेंट कैप्चर करने पे है। हालाँकि डॉक्यूमेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो की भी अपनी इम्पोर्टेंस है। अगर वीडियो नहीं होता तो ये पॉडकास्ट भी लोगों तक नहीं पहुँचता। जी। Street photography या commercial photography? अ, फ़ोटोग्राफ़ी बहुत वास्ट एक फ़ील्ड है जिसमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं और लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डेवलप कर सकते हैं, जिसमें कि लैंडस्केप से वाइल्ड से लेकर फूड फ़ोटोग्राफ़ी या मॉन्यूमेंट फ़ोटोग्राफ़ी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन अगर हमको कुछ जानना है तो हमारे फ़ोटोग्राफ़ी में अगर हम पढ़ते हैं, तो हमको सारे रूल्स बताए जाते हैं और जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे लास्ट रूल होता है वो ब्रेक द रूल्स। लेकिन हम अगर रूल ब्रेक करने जा रहे हैं, तो हमको रूल्स पता होने चाहिए जी। कि हम क्या, तो वो स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से हम लोग जो फ्लो है उसी पे काम करते रहें, तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। Okay. Uh, Candid shots या premeditated shots? कैंडिड मोमेंट स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छे हैं, क्योंकि वो नेचुरल मोमेंट्स को लेते हैं और उसमें एक अलग नेचुरलिटी ऑफ फ्लो होता है, जिसके पहले क्वेश्चन का भी एसेंस वही था कैंडिड शॉट्स के लिए कि और बनारस एक ऐसी हैपनिंग सिटी है जहाँ पे आपको कैंडिड मोमेंट आ जाती है, तो मुझे हमेशा से कैंडिड मोमेंट्स ज़्यादा पसंद। Zoom lens और prime lens? दोनों के अपने अलग इम्पोर्टेंस है। प्राइम लेंस का रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे इंसिडेंट हैं जहाँ अगर हम कैमरा को पास लेकर जाएंगे तो वो डिस्टर्ब हो सकते हैं या वो नेचुरल शॉट्स नहीं दे सकते। तो बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको जूम लेंस से बहुत दूर से ही कैप्चर कर लेना होता है। तो मैं तो दोनों को ही प्रेफर करता हूँ। जैसा हमारा मौका हो, जिस चीज़ को हम कैप्चर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लेंसेज यूज। Okay. Golden hour और blue hour? काशी जो है वो एक सिटी ऑफ राइजिंग सन जैसा, मतलब टेक्निकली तो नहीं है, लेकिन यहाँ का सुबह बनारस बहुत वर्ल्ड फेमस है। तो जो एक मोमेंट होता है जब सनराइज हो रहा होता है, तो उसके पहले का जो टाइम होता है वो ब्लू आवर होता है और उसके बाद का जो होता है गोल्डन आवर होता है, जहाँ पर हम जो सूर्य की किरणें जब घाट पे पड़ती हैं तो पूरा लगता है कि वो घाट भी एक गोल्डन, और हमारी गंगा की जो वेव्स है, लहरें भी हैं, वो भी स्पार्कल करती हैं गोल्डन उससे। तो मैं ऐसा टाइम पसंद करता हूँ कि मैं ब्लू आवर से गोल्डन आवर के ट्रांसफॉर्मेशन को कैप्चर करूँ। Okay. Nikon और Canon? सभी कैमरे की अपनी क्वालिटी है, लेकिन मैं पहले रोल कैमराज यूज़ करता था। मैंने कैनन निकॉन यूज़ किया, लेकिन 2008 से मैंने स्विच किया सोनी पे। और मैंने स्टडी की कि वही एक ऐसा
ग्रुप है जिसकी R&D बहुत स्ट्रांग है, वो वाकई कुछ देना चाहती है फोटोग्राफर्स को। और आज अभी 19 में जाकर मिररलेस कैमरा कैनन और निकॉन ने यूज़ किया, और मैं 2011 से मिररलेस यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं सोनी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। नेचुरल लाइटिंग या आर्टिफिशियल लाइटिंग? कोई भी चीज़ नेचुरल ज़्यादा सोलफुल होती है। आर्टिफिशियल का मतलब ही यही है, जैसे कि हम लोग हैंडीक्राफ्ट की बात करें और मशीन मेड की बात करें, तो हैंडीक्राफ्ट में जो हमारे सोल आती है, उसी तरह राइटिंग में भी ये भी है कि हम आर्टिफिशियल जो भी चीज़ है वो आर्टिफिशियल ही है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, लॉन्ग एक्सपोजर या फास्ट शटर? ये डिपेंड करता है कि हम किस मोमेंट को ले रहे हैं। अगर हम ऐसी जगह जहाँ पे लाइट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, तो वहाँ लॉन्ग एक्सपोजर पसंद करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पे हमको कुछ थीम दिखानी है, जैसे कि अगर हम मणिकर्णिका को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, तो वो एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत सारी सोल्स होंगे जो मूव कर रही होंगी हमारे आसपास, जो हम अपने आईज से नहीं देख सकते। तो वहाँ पर अगर हम लोग लॉन्ग एक्सपोजर यूज़ करें और कोई एक ऐसा सब्जेक्ट हो जो स्टिल हो, तो वो जो मूवमेंट बनते हैं तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और लगता है कि वाकई वो एक लिविंग पर्सन बैठा है, साथ में सोल्स हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं। That was it. Thank you so much for coming on our show and giving your time. Thank It was a you. pleasure having you. थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। Before we let you go, हम आपको स्माइल स्टूडियो की तरफ से एक हैम्पर देना चाहते हैं, थैंक यू। और इसके पीछे भी कुछ लिखा हुआ है। ये मेरे ख्याल से वर्ल्ड की बेस्ट मेडिसिन है, और अगर हम लोग खुश रहें और मुस्कुराते रहें, क्योंकि एक आर्टिस्ट जो होता है वो सृजन के लिए, वो कंस्ट्रक्टिव थॉट के लिए है, वो कहीं डिस्ट्रक्टिव नहीं सोचता। तो हम लोग के लिए ये हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी है। थैंक यू।